ओके, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारा द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। ठीक है, तो अब मैंने आपको कल वाले में जो बताया आपने सुन लिया था कि यूएस है और यूएसएसआर है, टू पावर्स हैं हमारे वर्ल्ड में। तो देखो, द टू सुपर पावर्स वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्फीयर। दोनों सुपर पावर्स अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव पूरे वर्ल्ड में बढ़ाना चाहती हैं। तो दोनों ने टू अलायंस सिस्टम शुरू किया। दो अलग अलायंस होता है गठजोड़ करना, ठीक है। दोनों ने एक न्यू अलायंस सिस्टम शुरू किया और अ स्टेट वाज सपोज टू रिमेन टाइड टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर। तो कहने का मतलब था जो जैसे एक कंट्री है, अगर वो यूएस को ज्वाइन कर लेता है तो वो अपने रिलेशन यूएसएसआर के साथ अलग कर लेगा, कम कर लेगा। ठीक है, जो भी एक जो यूएस का अलायंस है वो यूएस के साथ रहेगा कंट्री, जो कंट्री यूएसएसआर का अलायंस है वो यूएसएसआर के साथ रहेगा। तो इन अलायंसेस के नाम क्या है वो हम देख लेते हैं। अब स्मॉलर स्टेट्स, जो छोटी स्टेट्स हैं, स्मॉलर स्टेट्स हैं, तो बेटे उनको क्या फ़ायदा है इन बड़ी स्टेट्स के साथ मिलने का, सुपर पावर के साथ मिलने का, उनको क्या फ़ायदा है? ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो छोटा कंट्री है उसे क्या फ़ायदा बड़ी कंट्री के साथ समझौता करने का। एक तो बड़ी कंट्री उसे प्रोटेक्शन देती है, दूसरा वो गरीब देश वेपन्स देती है उनको बड़ी कंट्री, यू ठीक है। फिर एड, जो छोटे कंट्री गरीब होते हैं उनको पैसा मिल जाता है अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने का, ठीक है। और लोकल राइवलरी का मतलब समझो, जैसे सपोज करो ये इंडिया है, ठीक है, ये है पाकिस्तान, ठीक है। अगर हमने सपोज करो इंडिया ने यूएसएसआर के साथ दोस्ती कर ली, हमने इनके साथ दोस्ती कर ली इंडिया वालों ने, तो हमें पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है जो हमारी, वो यूएसएसआर हैंडल करेगा। समझ गए? लोकल नेबर के साथ जो दुश्मनी है उसे हैंडल करने में सुपर पावर मदद करती है, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं स्मॉलर स्टेट्स को बड़ी पावर के साथ मिलने में। क्या क्या फ़ायदे हैं? इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है, हथियार मिल जाते हैं, और जो लोकल नेबर दुश्मन है, नेबर है राइवलरी, उसके साथ भी डील हो जाता है। तो ये जो अलायंस सिस्टम था इसको दोनों सुपर पावर्स लेड कर रही थी, ठीक है। तो दिस डिवीजन हैपन फर्स्ट इन यूरोप। सबसे पहले यूरोप को डिवाइड किया गया। जो वेस्टर्न यूरोप था, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट था, जो नीचे वाले मैप में आपको येलो कलर में शो हो रहा है, वो सारा यूएस के साथ मिल गया। और जो ईस्टर्न यूरोप था, ईस्ट पार्ट था जो यूरोप का, यानी कि जो आपको रेड कलर में मैप में दिखाई दे रहा है, वो सोवियत कैंप के साथ यानी कि यूएसएसआर के साथ मिल गया। इस तरह से दो अलायंसेस बन गए, एक वेस्टर्न अलायंस और दूसरा ईस्टर्न अलायंस। वेस्ट वाला कौन सा हो गया? यूएसए का, और ईस्ट वाला कौन सा हो गया? यूएसएसआर का। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क। ये ऊपर वाला मैप समझो आप, जो आपको दिखाई दे रहा है येलो, ग्रीन और रेड कलर में। देखो, येलो तो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, वो देश जो यूएसए के साथ है, इधर से आधा यूरोप भी आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता है इनको, या वो कंट्रीज कह सकते हो जिन्होंने नाटो साइन की है, या वो कंट्री कह सकते हो जो वेस्टर्न अलायंस के मेंबर हैं, वेस्टर्न अलायंस के, वो है फर्स्ट कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड, यानी कि पूरा वर्ल्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये है फर्स्ट वर्ल्ड। अब देखते हैं हम सेकंड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड में क्या आ गया? सेकंड वर्ल्ड में रेड कलर देखो ध्यान से आप, रेड कलर ये सारा पार्ट आ गया, और प्लस आधा यूरोप आ गया, सारा यूरोप आ गया। ये है यूएसएसआर, सेकंड वर्ल्ड। अब है थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये वाले नीचे वाले सारे, जो कि ना किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं है। ये है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब करते हैं हम डिटेल में।
कहते हैं जो वेस्टर्न अलायंस है यानी कि नाटो वाला, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसका नाम है नाटो। इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद करने का तरीका भी सौखा है। नॉर्थ की तरफ वो है, ये एटलांटिक ओशन है, बीच में ट्रीटी है, संधि है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में? अप्रैल 1949, 1 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ईयर है नाटो का? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी स्टेट्स? 12। कितनी कंट्रीज ने मिलके? 12 कंट्रीज ने। और इसका मतलब क्या है? एक पे हुआ आर्म अटैक सबके ऊपर हुआ आर्म्ड अटैक माना जाएगा। ठीक है, और ये सारी स्टेट्स एक दूसरे को हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं हम ईस्टर्न अलायंस की। ये नाटो की बात पूरी होगी ना आपके पास? कलर चेंज करती हूँ। ईस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न अलायंस, जिसको कहा गया वर्सा पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि यूएसएसआर के अलायंस का क्या नाम था, या फिर सोवियत यूनियन किस अलायंस को लेड करता था? तो आंसर है वर्सा पैक्ट। नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना, 1955। ये ईयर आपको याद होना चाहिए। और इसके फंक्शन भी वही है जो नाटो के हैं, सेम, कि एक पे अटैक सब पे अटैक माना जाएगा, सारे एक दूसरे की हेल्प करेंगे जो इसके मेंबर होंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर आई थिंक। फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए पूछ लेती हूँ, नाटो की फुल फॉर्म राइट करो बेटा। उसके बाद है, बहुत सारे इंटरनेशनल अलायंसेस हुए ड्यूरिंग कोल्ड वार इरा में, उसके बाद भी बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुपर पावर्स एंड कैलकुलेशंस ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स। ये पूरी कैलकुलेशन करते थे कि ये स्टेट मेरे पास आ गई, इसने मेरा ज्वाइन कर लिया ग्रुप, इसने मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो ये कैलकुलेशंस ये बहुत ध्यान से करते थे। इसीलिए यूरोप मेन एरिया था जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था। यूरोप वो मेन एरिया था जिसके बारे में बड़ी लड़ाई थी, क्योंकि यूरोप का ये कंट्री मेरी तरफ है या इस तरफ है, यूएसए की तरफ है या यूएसएसआर की तरफ है। तो ये चीज़ें उस टाइम चलती थी। जो सुपर पावर्स है वो मिलिट्री का इस्तेमाल करती थी टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू द रिस्पेक्टिव अलायंस। समझ गए? सुपर पावर्स क्या करती थी? मिलिट्री का इस्तेमाल करती थी, ताकत का इस्तेमाल करती थी छोटी कंट्रियों को अपने अलायंस में शामिल करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोवियत जो सोवियत था, यूएसएसआर था, वो ईस्ट यूरोप में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था ताकि ईस्ट यूरोप के ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री यूएसएसआर के साथ मिल जाए। इसीलिए सोवियत यूनियन का ईस्टर्न यूरोप पे काफ़ी प्रभाव था। ठीक है, जैसे कि अपनी बड़ी बड़ी आर्मीज उनके एरिया में रखना। ठीक है, ये काम करता था सोवियत यूनियन, ये इंश्योर करने के लिए कि जो आधा यूरोप है, जो ईस्टर्न हाफ है यूरोप का, वो उसके पास ही रहे। इसलिए यूएसएसआर ने अपनी आर्मीज भी रखी उस एरिया में। अब जो ईस्ट है और साउथ ईस्ट एशिया है या वेस्ट एशिया है या यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ड एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द, इस काम को पूरा करने के लिए दोनों, देखो दोनों में होड़ लगी हुई है, यूएसए में भी और यूएसएसआर में भी, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों को अपने अलायंस सिस्टम में एंटर करवाने के लिए। इसके लिए उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट साइन किए, जैसे सीटो। सीटो आपको याद करनी है फुल फॉर्म अच्छे से। एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो आप इन सब में ना ये बात याद कर लो, ये नाटो है, सीटो है, सेंट्रो है। टी ओ का मतलब तो पक्का ही कर लो आप, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टी ओ तो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, और जो ई एन या ई आ जाता है, इसका मतलब डायरेक्शन होता है, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, है ना, ये डायरेक्शंस आ जाती हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। सब देखो, सीटो है, टीओ तो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एस ई साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन आ गई, साउथ ईस्ट ये वाली। एस ई क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई। उसके बाद क्या बचा बीच में? ए का मतलब है एशिया। एशिया का क्या मतलब है? एशियान। साउथ ईस्ट की तरफ तो आपको पता ही है एशिया है। एशिया के देशों को बीच में मिलाने के लिए साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये साइन की बहुत से
साउथ ईस्ट के कंट्रीज के साथ। अब दूसरा है नाम आपके पास सेंट्रो। सेंट्रो सेंट्रो में देखो टीओ तो ठीक ही है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीईएन से बस सेंटर याद कर लो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ही आसान है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रो हो गया, टीओ तो पता ही था आपको, ठीक है। अब कर लो बात नाटो की। नाटो भी आपको करना था ना याद, नाटो को याद करना। टीओ तो पता ही है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एन और ए रह गया, इसका मतलब है नॉर्थ, और यहाँ पे अटलांटिक ही आएगा बेटा। क्यों अटलांटिक आएगा देखो, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ अटलांटिक यहाँ पे क्यों है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये अटलांटिक ओशन है, तो ये अटलांटिक ओशन है यूएसए के बीच में, तो इन्होंने अपना नाम किया अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है। तो नाटो, सीटो, सेंट्रो याद हो गए। तो सेंट्रो की फुल फॉर्म लिख के बताओ बेटा मुझे। सेंट्रो की फुल फॉर्म राइट करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म आपको आनी पड़ेंगी, ठीक है। अब एक और चीज़, सोवियत यूनियन के चाइना के साथ भी क्लोज रिलेशंस हैं, ठीक है। विद द रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम के साथ और नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ यूएसएसआर के अच्छे रिलेशन थे। उसके बाद जो कोल्ड वार थी उससे पूरा वर्ल्ड डरा हुआ था, थ्रेटन टू डिवाइड द वर्ल्ड, तो ये डर हो गया था। शाबाश बेटा। सेंट्रल, सीईएन, सेंट्रल, सेंट्रल तो दिया ही पड़ा है, सीईएन है ना। तो पूरा वर्ल्ड डरा पड़ा था कि कहीं पूरा वर्ल्ड टू अलायंसेस में डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। अब जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वो क्या करें बेचारे, क्योंकि उनको नई नई इंडिपेंडेंस मिली है ब्रिटेन से, फ्रांस से, और वो वरीड है कहीं वो अपनी फ्रीडम ही लॉस्ट ना कर दे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, जस्ट वेट। शाबाश, सबके आंसर सही है। लेट मी चेक योर आंसर्स फर्स्ट। हाँ जी, डेवी, उसका भी दे दिया, ओके, ठीक है, शाबाश बेटा।